बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है। इसमें जो हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं बच्चों को नहीं पता होता कि ये कहाँ से आते हैं, इनका लेवल कब गिरता है और कब इनका लेवल बढ़ता है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, कौन से एनिमल्स में होता है और इसके अलावा ये कौन से बॉडी पार्ट्स में होता है। तो आज के लेक्चर में हम सादा अल्फाज में इसको बयान करेंगे। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में वो क्लियर हो जाएं। मेंस्ट्रुअल वर्ड्स आया है मेंसेस से, जिसका मतलब है मंथ। और साइकिल क्या है, कोई भी इवेंट जहां से स्टार्ट हो गया हो वो वहां पे आके दोबारा से वहां से रीस्टार्ट हो जाए और फिर वहां पे आके फिर से रीस्टार्ट हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल के विजाइना से ब्लीडिंग होती है और ये ब्लीडिंग जो है ये या तो 3 दिन तक होती है या 4 या 5 या 6 या 7, यानी ये वेरी करता है लड़कियों में, ये फिक्स नहीं है। और ये ब्लीडिंग होती कहाँ से है? यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ओरी है। ओरी में क्या बनते हैं? फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स हैं। फॉलिकल्स के अंदर हीरा होता है। कौन होता है? सेकेंडरी oocyte। जब ओवरी में सेकेंडरी oocyte बनता है तो पहले प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, फिर से सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर टर्शियरी फॉलिकल्स, फिर टर्शियरी फॉलिकल्स मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल्स बनाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स यहाँ से पट जाता है, यानी इनके जो सेल्स हैं ये पट जाते हैं और ये प्राइमरी oocyte जो है ये कहाँ पे चला जाता है? ये आ जाता है फेलोपियन ट्यूब में, यानी यूट्रस के फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। यूट्रस में क्या चेंजेस होती है? यूट्रस में हमने पढ़ा है कि यूट्राइन कैविटी में जो वॉल्स हैं वहां पे 3 लाइनिंग होती हैं ऐसे। सबसे बाहर वाली वॉल को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, इसके अंदर वाली वॉल को मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो मेंसेस में क्या होता है? मेंसेस में हर दफा जो है यूट्रस तैयारी करती है कि अब तो मैं मां बनूंगी, अब तो मैं मां बनूंगी। कैसे? यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte आता है, सेकेंडरी oocyte नेल पॉलिश लगाते हुए अपने पिया का इंतजार करती है, स्पर्म का इंतजार करती है कि कब आएगा मेरा स्पर्म ताकि मैं उसके साथ फर्टिलाइज कर सकूं। तो यूट्रस जो है ये तैयारी करती है और सेज बना लेती है इस दुल्हनिया और दुल्हन के लिए। सेज कहाँ पे है? ये एंडोमेट्रियम जो है ये क्या है? ये सेज है। जैसे दुल्हा दुल्हन के लिए हम सेज बनाते हैं तो ये सेज बना लेती है। जब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये बेटी अपने पिया का इंतजार करती है, दुल्हा का इंतजार करती है 24 घंटों तक, लेकिन जब उसका दुल्हा नहीं आता यानी स्पर्म जो है वो नहीं आता तो ये गुस्से में आके इस सेज को उखाड़ देती है, यानी एंडोमेट्रियम जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है और खुद भी ये मर जाती है, ये डीजेनरेट हो जाती है। तो जैसे ही ये सेज जो है यानी एंडोमेट्रियम की ब्रेक डाउन होती है तो उससे ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है, यानी फिर विजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है और इसी को ही हम बोलते हैं मेंसेस। और ये किसी बच्ची में 3 दिन तक चलता है, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, यानी ये ब्लीडिंग होती है विजाइना के थ्रू। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमेलिया, यानी मेमेलिया में एक स्पेशल ग्रुप है जिसका नाम है प्राइमेट। प्राइमेट में मंकीज आते हैं, ह्यूमंस, इसके अलावा एप्स और गोरिल्लास। इन सब में
मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, यानी विजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है। जबकि कुछ और मेमिलियस जिसे हम नॉन प्राइमेट बोलते हैं, जिसमें गोट, शीप, डॉग, कैट, बफेलोज एंड काउ, इनमें कौन सा साइकिल चलता है? इनमें एक साइकिल चलता है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रस। एस्ट्रस में विजाइना के थ्रू ब्लीडिंग नहीं होती, यानी एस्ट्रस में यूट्रस और ओवरी में चेंजेस आती हैं लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती, और ये नॉन प्राइमेट में होता है। अब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब से होता है? हमने पढ़ा था oogenesis में। जब हम oogenesis पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि एक फीमेल जो है, जब वो माँ के वूम में होती है, यानी वो पैदा भी नहीं हुई होती, तब से वो अपने ओवरी में एग बनाना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन जब वो एग को बुनती है, यानी एग बनाती है माँ के वूम में, तब उनका जन्म हो जाता है। और एग जो है अभी इमैच्योर होते हैं, यानी प्रॉपर एग नहीं बने होते, और इनका जन्म हो जाता है। जब ये इस दुनिया में आ जाती हैं तो इस दुनिया को देख के वो खेल कूद में मसरूफ हो जाती हैं, और वो ये भूल जाती हैं कि वो मम्मा के पेट में जो है उसने एग बनाने थे। तो वो खेलते कूदते 10-11 साल तक वो खेलते कूदते वो भूल गई होती हैं। जैसे ही वो 12 से 13 साल की होती हैं, यानी बच्ची जो है अब 12 से 13 साल की होने वाली है, तो उसके ब्रेन में, ये उसका ब्रेन है, ये क्या है? ये बच्ची है और ये इसका ब्रेन है, और ये फ्रंट साइड है, यानी आईज है, ये फ्रंट साइड है उसका, और ये माउथ है। अब ये बच्ची 12 से 13 साल की हो गई है, तो इसके ब्रेन में जो है, यानी सेरेब्रम में एक ग्लैंड होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को कुछ याद आता है कि मैंने मम्मा के पेट में कुछ अंडे बुनना स्टार्ट किए थे, तो उसको कुछ याद आता है, तो वो कुछ सिक्रीट करता है, कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस। यहाँ से एक हार्मोन सिक्रीट होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाके यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उस पे एक्ट करता है, उसको जगाता है कि जागो जागो। तो ये जाग जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और क्या रिलीज कर लेता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीज करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीज करता है। जैसे ही इस बच्ची के ब्लड में, ये क्या है? ब्लड वेसल्स हैं, क्योंकि बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड जो है बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो यहाँ से जो ब्लड वेसल्स आते हैं, इस बच्ची के ब्लड वेसल्स में गोनेडोट्रोपिन है। गोनेडोट्रोपिन में 2 तरह के हार्मोन्स होंगे, एक होगा LH हार्मोन और एक होगा FSH हार्मोन। FSH हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH हार्मोन। अब ये इस बच्ची के ब्लड में जाएंगे, और यहाँ पे बच्ची का क्या है? यूट्रस है, ये बच्ची का यूट्रस है, और साथ में ये ओवरी है। ओवरी में क्या है? फॉलिकल्स हैं, 60,000 से 80,000 तक फॉलिकल्स होते हैं। ये ब्लड में पहले आएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये ब्लड में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया ओवरी के पास। ओवरी में जो फॉलिकल्स हैं उनको जगाएगा कि जागो, आप लोगों ने काम करना था। क्या काम करना था? एग बनाने थे, जो कि माँ के पेट में हमने स्टार्ट किए थे, और अब तो 12-13 साल और भी हो गए हैं, तो अब तो हमें बनानी ही चाहिए। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इन फॉलिकल्स को मैच्योर करता है, यानी प्राइमरी फॉलिकल्स से सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल्स, और इसी तरह ये मैच्योर हो जाते हैं। फिर जैसे ही ये मैच्योर होते हैं, तब यहाँ पे जो पहले प्राइमरी oocyte होता है,
फिर उसके बाद सेकेंडरी oocyte बनता है। सेकेंडरी oocyte इस फॉलिकल्स यानी ग्राफियन फॉलिकल्स के रप्चर होने से बाहर निकल जाता है, यानी यहाँ पे जो मैंने बनाए हैं ये ग्राफियन फॉलिकल पट गया है और ये सेकेंडरी oocyte चला गया है यूट्रस के फैलोपियन ट्यूब में। अब ये वेट करेगा स्पर्म का, अगर स्पर्म आता है तो ये फर्टिलाइज हो जाता है उसके साथ, फिर बेबी बनता है। अगर स्पर्म नहीं आता तो इसका एंडोमेट्रियम जो इसने सेज बनाया होता है वो शेड हो जाता है बुरी तरह। शेड होने से यहाँ से विजाइना के थ्रू फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होगी और ये लड़की जो है अब क्या हो गई है, प्यूबर्टी ने इसको हिट कर दिया है। अब इसे मेंसेस आना स्टार्ट हो गए हैं और हर मंथ जो है ये साइकिल इसमें चलता रहेगा। इस बच्ची को जो पहली दफा मेंसेस आए हैं इसको हम बोलते हैं मेनार्क। क्या बोला जाता है? मेनार्क। और इसी तरह ये बच्ची जो है अब हर मंथ इसके मेंसेस आएंगे जब तक इसको प्रेगनेंसी नहीं होती। प्रेगनेंसी जो है उसमें 9th मंथ तक फिर फीटस जो है उनकी डेवलपमेंट होती है और मेंसेस आना बंद हो जाते हैं और फिर से जब डिलीवरी होती है तो फिर से वही नॉर्मल रूटीन यानी मेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी तरह हर फीमेल जो है या 40 से जब अप होती हैं यानी 40, 42, 43 और इसी तरह 45 और 50 तक जब जाती हैं तो उनके मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। उनके लास्ट मेंस्ट्रुएशन को बोला जाता है मेनोपॉज। पॉज मतलब वक्फा, मेनोपॉज। अब उनके मेंसेस जो है वो पॉज हो गए हैं, बंद हो गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम बोलते हैं मेनार्क। स्टूडेंट्स इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो दौरानिया है 1 से लेके 28 डेज तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। 28 डेज को हम स्टैंडर्ड डेज लेते हैं, वैसे ये वैरायटी में होता है, यानी किसी में 29 डेज, किसी में 30, किसी में 31 और किसी में 27, यानी कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 28 डेज जो है ये हम स्टैंडर्ड लेते हैं। अब यहाँ पे हम ड्रा करेंगे और देखेंगे कि इन 28 डेज में ओवरी में क्या होता है, यूट्रस में क्या होता है, कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और कौन से हार्मोन का कौन सा लेवल बढ़ता है या घटता है। इसको मैं रिमूव कर लेती हूँ। अब बच्चों अगर यहाँ पे मैं ड्रा करूँ एक लाइन जो कि 1 से स्टार्ट होता है और 28 डेज तक चलता है। अब इन 28 डेज के लाइन में हम देखेंगे कि कौन से दिन पे क्या होता है और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 14। अब इस 28 डेज के लाइन में हम देखेंगे कि कौन से दिन पे क्या होता है। पहले हम बात करते हैं यूट्रस की कि यूट्रस के क्या हालात हैं, यानी यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है ये कब टूटता है और कब इसकी प्रोलिफरेशन होती है। यहाँ पे बच्ची को मेंसेस आ गए हैं, मेंसेस आ गए हैं, डे 1 है बच्ची का और ये ब्लीडिंग हो रही है, यानी ये मेंसेस हैं। डे 1, डे 2, 3, 4, 5, यानी 5 दिन तक जो है बच्ची के वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है। तो एंडोमेट्रियम का लेवल जो है यानी एंडोमेट्रियम जो है वो शेड हो रहा है, गिर रहा है। अब डे 5 के बाद बच्ची ने नहा लिया है, यानी मेंसेस उनके खत्म हो गए हैं। मेंसेस खत्म हो गए हैं तो अब फिर से ये एंडोमेट्रियम जो है फिर से बनना शुरू हो गया है। तो ये यहाँ से एंडोमेट्रियम का जो लेवल है ये बढ़ रहा है। ये मैं क्या ड्रा कर रही हूँ, ये एंडोमेट्रियम में ड्रा कर रही हूँ। तो एंडोमेट्रियम जो है 5 दिन तक तो शेड हो गई बुरी तरह, ये ब्लीडिंग आ गई यानी स्ट्रेट है। और फिर इसके बाद जो है ये फिर जाएगी ऊपर, यानी प्रोलिफरेशन होगी इसकी। प्रोलिफरेशन क्या है, सेल डिवाइड होंगे और ये जो एंडोमेट्रियम है इसका साइज बढ़ेगा। डे 14 तक इसका साइज बढ़ जाता है। डे 14 के बाद डे 28 तक ये फुली थिक हो जाती हैं और सिक्रीशन करती हैं, यानी फुली डेवलप हो जाती हैं। अब इस लाइन पे अगर हम यूट्रस के एंडोमेट्रियम के हालात को देखें तो पहले 5 दिन में
एंडोमेट्रियम बुरी तरह शेड हो गई है, यानी उससे ब्लीडिंग जा रहा है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट है। नहाने के बाद यानी मेंसेस खत्म होने के बाद 5 दिन गुजर गए, अब फिर से एंडोमेट्रियम बनना शुरू हो गई है। तो इसका ग्राफ जो है ये ऐसे ऊपर जाएगा, 14 डे तक ये ऐसे ऊपर जाता है और 14 डे के बाद ये ग्राफ, ये जो एंडोमेट्रियम है ये और मजबूत होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे 28 डेज तक और थिक हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम एंडोमेट्रियम के लिए डिफरेंट स्टेज पे नाम यूज करें तो यहाँ पे डे 1, 2, 3, 4, 5 ये कौन सा फेज है? ये मेंस्ट्रुअल फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज यानी ब्लीडिंग हो रही है। और डे 5 से यहाँ पे 14 तक कौन सा फेज है? प्रोलिफेरेटरी फेज। प्रोलिफेरेटरी का क्या मतलब है? यानी सेल डिवाइड हो रहे हैं। जब सेल डिवाइड होता है तो इनका साइज जो है ये बढ़ता है। डे 14 के बाद यहाँ डे 28 तक ये क्या है? सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज यानी ये और थिक हो गई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ड्रा किए यूट्रस में एंडोमेट्रियम के हालात जो पूरे मंथ ऐसे हैं, यानी यहाँ पे शेड हो रहा है और यहाँ पे फिर से बन रहा है और यहाँ पे और थिकनेस हो रही है। ये एंडोमेट्रियम के हालात हैं 28 दिन में। अब हम जाते हैं ओरी का, पूछते हैं कि ओरी के क्या हालात हैं। ओरी में क्या बनता है? ओरी में फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स के अंदर क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte बनता है। तो पहले जो है यहाँ पे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर होकर सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा। सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल बनेगा। टर्शियरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। ग्राफियन फॉलिकल डे 14 पे आके रप्चर हो जाएगा, यानी यहाँ पे आके रप्चर हो जाएगा और इनके अंदर जो है प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte जो है ये फिर यहाँ से बाहर निकलेगा ग्राफियन फॉलिकल से। ग्राफियन फॉलिकल कौन से डे पे निकलेगा? ये डे 14 पे, यानी ये डे 14 पे बाहर निकलेगा। ये क्या है? ये डे 14 है। यहाँ भी क्या मतलब है इसका? हम गए ओरी के पास, ओरी के हालात का पूछा। ओरी ने बताया कि मैंने फॉलिकल्स मैच्योर करने हैं। ओरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर होना स्टार्ट हो गए। कब से? जब से मेंसेस जो है यानी ब्लीडिंग जो है वो रुकने वाली होती है, तब से ये मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल डे 14 पे आके पट जाता है। इसी को ही, जिसमें ग्राफियन फॉलिकल पट के इसका सेकेंडरी oocyte यहाँ से निकल जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। यानी डे 14 पे ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन के बाद इसका ये हीरा जो है ये निकल जाता है। कहाँ चला जाता है? ये हीरा निकल जाता है, फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अब यहाँ पे डे 14 में ओव्यूलेशन हुई, यानी सेकेंडरी oocyte बाहर निकला, ग्राफियन फॉलिकल पट गया। अब ये सेकेंडरी oocyte जब बाहर निकला तो इसके इर्द गिर्द जो और सेल्स हैं, यानी यहाँ से सेकेंडरी oocyte गया फेलोपियन ट्यूब में, ये तो चला गया और अपने पीछे कुछ यादें छोड़ गया, यानी यहाँ पे कुछ सेल्स हैं ये छोड़ गया। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ये खाली जो सेल्स हैं ये थिकन्ड हो जाते हैं। इन खाली सेल्स को हम बोलते हैं कार्पस, कार्पस ल्यूटियम। यानी कार्पस जो है वो लुट गया, उसका जो हीरा है वो चोरी हो गया, वो निकल गया। कार्पस ल्यूटियम हम इसको बोलते हैं। कार्पस ल्यूटियम जो है ये येलो कलर का होता है, आगे जाके ये वाइट कलर में चेंज हो जाता है। तो अब हम अगर
ओवरी के हालात को यहाँ पे बयान करें तो जब मेंसेस हो रहे थे यानी ब्लीडिंग हो रही थी, तो ब्लीडिंग के बाद यानी ब्लीडिंग जब रुकने वाली थी तो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स था, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी से टर्शरी बना, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल बना, ग्राफियन फॉलिकल्स जो है ये जाके इसकी जो सेल्स है वो पट गए। जब इनके सेल्स पटे तो ये हीरा जो है सेकेंडरी ओसाइट जो है ये चोरी हो गया, ये निकल गया। ये जैसे ही यहाँ से निकला तो यहाँ पे जो और सेल्स बच गए तो इनको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, यानी बचे हुए सेल्स को हम कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं जो कि लूट चुके हैं। अब ये कब हुआ, जो फॉलिकल्स बने यानी फॉलिकल्स जब मैच्योर हुए तो ये मेंसेस के बाद 14 डेज तक, 14 डेज से पहले तक यानी 13 डेज तक इनकी मैच्योरेशन हुई, मैच्योर हुए और डे 14 पे इनका ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन के बाद कार्पस ल्यूटियम रह गए, यानी अब इस स्टेज को ओवरी में, इस स्टेज को जिसमें फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज। और डे 14 में जो सेकेंडरी ओसाइट है वो निकला, इस फेज को हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज ही बोलते हैं। डे 14 के बाद जो खाली बचा हुआ हमारे पास कुछ यादें रह गई, इसको हम कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं और इस स्टेज को ल्यूटियल स्टेज फेज बोला जाता है, ल्यूटियल फेज। ये जो है ये 28 डेज का स्ट्रक्चर है जो कि यूट्रस और ओवरी में होता है, यानी यूट्रस और ओवरी में 28 डेज में जितनी चेंजेस हुई हैं ये वही सारा स्ट्रक्चर है। अगर हम फिर से इसको बनाएं, यानी ये तो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो ये फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर से ये लाइन जो है ये ड्रा होगा। अगर हम इसको यहाँ पे ड्रा करें फिर से, क्योंकि ये साइकिल है, ये चलता है। अब ये ऊपर चला गया है तो ये यहाँ पे फिर से ड्रॉप होगा, ड्रॉप होगा, यहाँ से ब्लीडिंग होगी, यानी 1 2 3 4 5 दिन तक ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग के बाद फिर से ये एंडोमेट्रियम बनेगा, ऊपर जाएगा, 14 डेज तक ये ऊपर जाएगा, प्रोलिफरेटरी फेज होगा, सेल्स डिवाइड होंगे और इसका साइज इंक्रीज होगा। और 14 डेज से आगे 28 डेज तक ये और थिकन होगा, यानी एंडोमेट्रियम जो है ये और थिकन होगा। फिर से ये दोबारा से फिर से रिसाइकल होगा, यानी फिर से मेंसेस आएंगे और फिर से ये बनेगा, यानी ये टूटेगा बनेगा, टूटेगा बनेगा, इसी तरह ये चलता रहता है जब तक प्रेगनेंसी नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कौन से हार्मोन जो है आके मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक्टिवेट करते हैं और ये कहाँ से आते हैं और कहाँ पे एक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ड्रा करती हूँ फीमेल का ब्रेन, सेरेब्रम। ये क्या है? सेरेब्रम। सेरेब्रम का ये आगे वाला पोर्शन है, यानी ये आइज जो है इस साइड पे है, ये बच्ची जो है इधर खड़ी है, इधर मुंह करके। सेरेब्रम में होता है हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा और ये बताएगा पिट्यूटरी को कि तू गोनेडोट्रोपिन रिलीज कर। गोनेडोट्रोपिन रिलीज हुआ पिट्यूटरी से, ये क्या है? ये पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया? गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन हमारे पास दो हैं, एक है FSH और एक है LH, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड ने 2 टाइप के हार्मोन सीक्रेट किए, एक जो है FSH और एक जो है LH। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो सपोज ये जो बच्ची है इसने सिग्नल दे दिया है, क्या सिग्नल दिया है? कि फॉलिकल स्टिमुलेट करो। फॉलिकल स्टिमुलेशन के लिए इसने सिग्नल दिया है, इसने हार्मोन सीक्रेट किए हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन्स जो है ये जाएंगे ओवरी पे, ओवरी में जो फॉलिकल्स हैं इस पे एक्ट करेंगे और इनको
मिच्योर करेंगे, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफियन बनाएंगे। तो इस बच्ची के जो पिट्यूटरी है, इसने जो FSH रिलीज किया है, इसको अगर हम यहाँ पे ड्रा करें, यानी पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं हम यहाँ लिख लेते हैं, और जो ओवरी के हार्मोन्स हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं। पिट्यूटरी का ग्राफ अगर हम देखें तो शुरू के दिनों में, यानी जब मेंसेस हुई तो मेंसेस के बाद फिर से फॉलिकल्स मैच्योर होना स्टार्ट होंगे। तो फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसका लेवल जो है बढ़ेगा, यानी ये ऐसे बढ़ेंगे क्योंकि ये स्टिमुलेट कर रहे हैं इसको, फॉलिकल्स को, तो ये इसका मिकदार जो है ये बढ़ेगा, तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा। जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का ग्राफ ऊपर जाता है और ये फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं, तो ये फॉलिकल्स जो है ये एक और हार्मोन जो है सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल भी बढ़ा, और साथ में जो ओवरी से जो हार्मोन्स आता है एस्ट्रोजन, इसका लेवल भी बढ़ेगा, यानी ये यहाँ तक ओव्यूलेशन तक बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे जो एस्ट्रोजन है जो कि फॉलिकल्स ने इसको रिलीज किया है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी को कि तू और FSH बना, तू और FSH बना। तो ये इसका FSH का लेवल भी मज़ीद बढ़ेगा और साथ में LH भी सिक्रीट होगा और इसका लेवल भी बढ़ेगा। तो यहाँ से क्या मिला? यहाँ से पॉजिटिव फीडबैक मिला। किसको? पिट्यूटरी को। किसने दिया? एस्ट्रोजन ने दिया। यानी डे 14 पर ये बिल्कुल सर्च पे थे, यानी पीक पे चला जाता है FSH। डे 14 पे ओव्यूलेशन हुई, हीरा जो है वो चूरी हो गया, सेकेंडरी oocyte यहाँ से निकल गया। सेकेंडरी oocyte के निकलने से कार्पस ल्यूटियम बच गए। कार्पस ल्यूटियम अब क्या सिक्रीट करेंगे? कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन भी सिक्रीट होगा और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रीट होगा। कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन भी बनाएगा और प्रोजेस्टेरोन भी बनाएगा। तो लॉट्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रीट होता है और एस्ट्रोजन भी सिक्रीट होता है। यानी यहाँ पे आके फिर से एस्ट्रोजन का पीक बनता है और साथ में प्रोजेस्टेरोन का भी पीक बनता है, यानी यहाँ पे ऐसे पीक बनते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मिकदार बढ़ता है तो एस्ट्रोजन अपने तेवर बदल देता है। क्या करता है? यहाँ पे डे 14 से जो पहले का जो लेवल है वहाँ पे ये पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक दे रहा था कि तू और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना, लेकिन यहाँ पे इसने अपने तेवर बदल दिए और इसने नेगेटिव फीडबैक देना शुरू किया। किसको? पिट्यूटरी को। अब यहाँ से ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा है कि बस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को तू बंद कर दे। तो यहाँ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल है वो गिर जाता है और साथ में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी गिर जाते हैं। जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल गिरता है, इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के गिरने की वजह से, इनका लेवल गिरने की वजह से एस्ट्रोजन का लेवल भी गिर जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्पस ल्यूटियम था ये अब मर जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ना मिलने की वजह से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ना मिलने की वजह से ये जो है ये मर जाते हैं। जब ये मर जाते हैं तो कहाँ से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा, कहाँ से प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होगा? तो इसके मरने की वजह से अब जो यहाँ से प्रोजेस्टेरोन यानी ओवरी जो कार्पस ल्यूटियम था जो प्रोजेस्टेरोन बना रहा था और एस्ट्रोजन बना रहा था, और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? यही तो है जो एंडोमेट्रियम को मजबूती देते हैं, जो एंडोमेट्रियम को पकड़े रखते हैं। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल गिरा तो कार्पस ल्यूटियम खत्म हो गए, डेड हो गए। कार्पस ल्यूटियम डेड हो गए तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को कौन बनाएगा? तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं बने तो एंडोमेट्रियम को कौन सहारा देगा? तो इसी तरह
यहाँ पे एंडोमेट्रियम जो है वो शेड हो जाएगा, मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये ब्लीडिंग जो है फिर से 4-5 दिन तक चलता रहेगा और फिर से यही साइकिल फिर से दोबारा से रिस्टार्ट होगा और ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो पीक जो 2 पीक आ रहे हैं वो कौन से हार्मोन के हैं, वो एस्ट्रोजन के, यानी एस्ट्रोजन का जो ये लेवल है, यहाँ पे एक एस्ट्रोजन का पीक आ रहा है और यहाँ पे भी यानी 14 डेज के बाद भी एस्ट्रोजन का पीक आ रहा है। FSH में यहाँ पे 14 डेज से पहले FSH का लेवल बढ़ रहा है, LH का लेवल भी बढ़ रहा है। सर्च पे जाते हैं, पीक पे जाते हैं और फिर इसी सर्च पे जाने की वजह से ये फॉलिकल्स जो है, जो ग्राफियन फॉलिकल हैं, उनकी सेल्स बढ़ते हैं, यानी सर्च पे जाने की वजह से जब इसका लेवल बहुत पीक पे चला जाता है, इसी वजह से ही जो ग्राफियन फॉलिकल है वो टूट जाता है और ये हीरा निकल जाता है, यानी ओव्यूलेशन हो जाती है। फिर 14 डेज के बाद इसका लेवल गिरता है, FSH का भी और LH का भी, क्योंकि अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ने इसको नेगेटिव फीडबैक देना शुरू किया कि तू बस अब स्टार्ट कर। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें फॉलिकुलर फेज जो है ये भी डिफरेंट डेज का हो सकता है डिफरेंट फीमेल में, और ओव्यूलेशन भी डिफरेंट डेज भी हो सकता है, लेकिन जो ल्यूटियल फेज है वो फिक्स्ड है। ल्यूटियल जो कार्पस ल्यूटियम जो है इनकी जो लाइफ है वो कितनी है, 14 डेज, यानी 14 डेज तक ये जिंदा रहते हैं, फिर उसके बाद ये मर जाते हैं। जैसे ही ये मरते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है, एंडोमेट्रियम शेड होना स्टार्ट हो जाता है।